Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में धीरे धीरे आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। अब गिल्लू के जीवन की प्रथम वसंत ऋतु आई, पहली वसंत ऋतु आई और लेखिका के कमरे में नीम और चमेली की सुगंध धीरे धीरे आने लगी। बाहर की गिलहरियां जो थी वो खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहती थी कि गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे आज़ाद करना आवश्यक है। लेखिका कहती है कि जब गिल्लू उन जाली के बाहर वाली गिलहरियों से अपनेपन से बाहर झांककर उन्हें देखता था तो लेखिका को लगता था कि अब गिल्लू को आज़ाद कर देना चाहिए। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे से जीव को घर में कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। अब लेखिका ने क्या किया कि जाली जो खिड़की की जाली थी उसकी कीले निकालकर एक कोना खोल दिया और गिल्लू सचमुच ही बाहर जाकर एक मुक्ति की सांस ली। गिल्लू बाहर जाकर बहुत खुश हो गया और एक मुक्ति की उसने सांस ली। लेखिका कहती है कि इतने छोटे से जीव को घर में कुत्ते और बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। अब लेखिका के कमरे में जो थे वो आवश्यक कागज पत्र होते थे, तो जिसके कारण वह कमरा हमेशा बंद कर कर ही बाहर जाती थी। कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। लेखिका कहती है कि जब वह कॉलेज से लौटी और उसने कमरा खोला तो क्या देखती है कि गिल्लू जो था वह जो जाली से उसने बाहर निकाला था उसी जाली से अंदर आता है और उसके पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगता है। तब से यह हमेशा का यह क्रम बन गया था कि जैसे ही लेखिका कॉलेज से आती थी तो गिल्लू जाली से अंदर आता था और उसके सर से पैर तक दौड़ लगाने लगता था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बन हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनचूही की पत्तियों में। लेखिका कहती है कि जब वह कमरे से बाहर चली जाती थी तो गिल्लू भी जाली के रास्ते से बाहर चला जाता था और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर रहता था। एक डाल से दूसरी डाल पर उछलता रहता था और जैसे ही 4 बजते थे तो खिड़की से उसी जाली के रास्ते से अंदर आ जाता था और अपने झूले में झूलने लगता था। अब लेखिका को जगाने की इच्छा पता नहीं उसमें कब से उत्पन्न हो गई कि कभी तो फूलदान के फूलों में छिप जाता था, कभी तो फूलों के अंदर छिप जाता था, कभी पर्दे की चुन्नट के अंदर छिप जाता था और कभी सोनजूही की पत्तियों में छिपकर लेखिका को चौंकाने लगता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को भी मेरे साथ मेरी थाली में खाना खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। लेखिका कहती है कि उसके पास बहुत सारे पशु पक्षी हैं, लेकिन उसे ऐसा वाक्य कभी भी याद नहीं आता है कि उनमें से किसी ने भी उसके साथ उसकी थाली में खाना खाने की हिम्मत की हो। गिल्लू इनमें अपवाद था।
मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। लेखिका कहती है कि इन सब पशु पक्षियों में से गिल्लू एक अपवाद था। अपवाद यानी कि जिस पर कोई भी नियम लागू नहीं होते थे। उन पशु पक्षियों की तरह गिल्लू पर कोई भी नियम लागू नहीं होते थे। लेखिका जैसे ही अपने खाने के कमरे में पहुंचती थी तो गिल्लू भी खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार और बरामदा सब पार करके उसकी मेज़ पर पहुंच जाता और उसके खाने की थाली में बैठ जाना चाहता था। लेखिका ने बड़ी मुश्किल से उसको थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता। काजू जो था वह उसका प्रिय खाद्य था, यानी कि उसे काजू बहुत पसंद थे और कई दिन तक अगर उसे काजू नहीं मिलते थे तो वह दूसरी खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या फिर झूले से नीचे फेंकने लगता था। क्यों फेंकने लगता था? क्योंकि उसे काजू बहुत पसंद थे और यदि उसे कई दिन तक काजू ना मिले तो वह दूसरे खाने की चीज़ें जो थी उनको लेना बंद कर देता था। अगर दे भी देते थे तो वह झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह इन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। लेखिका कहती है कि उसी बीच उसे एक मोटर दुर्घटना में आहत होकर, मोटर दुर्घटना यानी कि कार एक्सीडेंट के कारण लेखिका को कुछ दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा। और फिर उन दिनों में जब लेखिका के कमरे का दरवाज़ा खोला जाता था तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता था तो गिल्लू झूले से उतर कर दौड़ता और फिर देखता कि लेखिका नहीं है, ये तो कोई और है, तो उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता था। फिर जो भी कोई आता था सब उसे काजू दे जाते थे। जब लेखिका अस्पताल से लौटी तो उसने जब झूले की सफाई की तो देखा कि उसमें बहुत सारे काजू भरे हैं, जिससे लेखिका को पता चला कि इन दिनों उसने अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाया, यानी कि उसे काजू बहुत अच्छे लगते थे लेकिन लेखिका घर पर नहीं थी। इस कारण उसने उसको जो काजू अच्छे लगते थे वह भी उसने अच्छे से नहीं खाए थे, बहुत कम खाता था वह काजू। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर पर बालों को इतने होले होले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के जैसा लगता। लेखिका कहती है कि जब वह अस्वस्थ थी, वह ठीक नहीं थी, तब गिल्लू तकिए पर उसके सिरहाने बैठ जाता और अपने नन्हे नन्हे पंजों से उसके सिर के बालों को हल्के हल्के से सहलाता रहता और जब वह हटता तो उसे ऐसा लगता कि जैसे कोई परिचारिका हट गई वहाँ से, यानी कि जैसे कोई इंसान वहाँ पर बैठा हो और उसके बालों को सहला रहा हो। उसे ऐसा लगता था कि कोई यहाँ से हट गया है। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। लेखिका कहती है कि गर्मियों की दोपहर में जब वह काम करती थी तो गिल्लू न तो घर के बाहर जाता था और न ही अपने झूले में बैठता था। उसने गर्मी से बचने के लिए एक रास्ता खोज निकाला कि वह हमेशा उसके पास रखे ही सुराही में लेट जाता, जिस प्रकार से वह लेखिका के नज़दीक भी रहता और ठंडक में भी रहता था।
गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर लगाया और उसे उष्णता देने का प्रयास किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही किसी और जीवन में जाने के लिए वह हमेशा के लिए सो गया। लेखिका कहती है कि गिलहरियों का जीवन केवल 2 वर्ष का ही होता है, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत अब आ ही गया है। दिन भर से उसने कुछ भी नहीं खाया और न ही वह बाहर गया। अब रात में अंत की यातना यानी कि उसे बहुत पीड़ा हो रही थी, तो वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और उसने अपने ठंडे पंजों से लेखिका की उंगली पकड़ ली। उसी प्रकार पकड़ी उसने जिस प्रकार उसने बचपन में मरणासन की स्थिति में पकड़ा था। मरणासन यानी मरने की स्थिति में, जिसकी मृत्यु निकट हो। जब बचपन में कौ ने उसको चोंच से घाव कर दिए थे तो वह मरने जैसी स्थिति में था, तब उसने लेखिका की उंगली पकड़ी थी। उसी प्रकार आज भी उसने लेखिका की उंगली पकड़ ली। पंजे उसके इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने हीटर जलाया और उसे उष्णता यानी गर्मी देने का प्रयास किया, लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ स्पर्श के साथ ही किसी और जीवन में जाने के लिए वह हमेशा के लिए सो गया, यानी गिल्लू की मृत्यु हो गई। बच्चों, अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थों को सरल भाषा में समझते हैं। संभवतः, शायद। मरणासन, जिसकी मृत्यु निकट हो। उपचार, सेवा, इलाज। अपवाद, जिस पर सामान्य नियम लागू न होता हो। उष्णता, गर्मी। आश्वस्त, जिसका डर दूर कर दिया गया हो, भरोसा पाया हुआ। निश्चेष्ट सा, बिना किसी हरकत के। विस्मित, आश्चर्यचकित। स्निग्ध, चिकने। उपरांत, बाद।